नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSP द लर्निंग एकेडमी पर। आज हम कक्षा 11 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। भाषाएं। भाषा के कई रूप होते हैं, चाहे मातृभाषा हो, उसके ऊपर थोड़ी सी बढ़ जाती है तो बोली, और ऊपर फिर विभाषा, फिर भाषा, फिर मानक भाषा, फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा। क्रम से इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मातृभाषा के बारे में। तो मातृभाषा क्या कहलाती है कि जब बालक जन्म लेने के पश्चात जो भाषा सबसे पहले सीखता है उसे ही मातृभाषा कहा जाता है। क्या लिखा? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है, अब वह किसी से, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से जो भाषा सीखता है उसे क्या कहा जाता है? मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। ठीक है ना? सिंपल सा है। क्या कि जब जन्म लेने के पश्चात बालक जो सबसे पहले भाषा सीखता है, अब सीखेगा तो डायरेक्ट स्कूल तो गया नहीं होगा। ठीक है ना? कहाँ से सीखेगा? पहले उसके मम्मी पापा घर के अन्य सदस्यों से सिखाते हैं। फिर आता है दूसरा है बोली। बोली किसे कहते हैं? तो अब देखो, मातृभाषा और मातृभाषा, माताएं जो परिवार है वह एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो वह भी बोलते हैं। तो बोली क्या कहलाती है? भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है। ठीक है ना? मतलब ऐसी भाषा जो छोटे रूप में बोली जाती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। इसमें कोई साहित्य लेखन का कार्य नहीं होता, सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा ही बोली कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बोली के कुछ उदाहरण भी हैं। क्या क्या है? ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी, गढ़वाली, मैथिली, कई प्रकार की बोलियां हैं। ठीक है ना? हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। अब उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? तो जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, ठीक है ना, थोड़ा सा बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, ठीक है ना, और उसमें साहित्य रचना होने लगती है, कहानी, उपन्यास, नाटक या फिर कविताएं लिखी जाने लगती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उपभाषा कहा जाता है। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे। क्या ये उसकी डेफिनेशन है कि जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार होता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी आदि क्या है? उपभाषाएं भी हैं। ठीक है ना? उपभाषा को अपन विभाषा भी बोल सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट हैं, याद रखना। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जैसे ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है ना? क्योंकि ब्रजभाषा में भी साहित्य की रचना होती है। ठीक है ना? अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने की, ब्रजभाषा में सूरदास जी ने किया, अब वर्तमान में खड़ी बोली में होने लगा, भोजपुरी और मैथिली। अब इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 17 बोलियां हैं। ठीक है ना? 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आती है भाषा। भाषा क्या है? तो साहित्यकार, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, साफ साफ देखने लगेगा। क्या है? साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा साहित्य लिखता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा जाता है और सभी रूपों में मान्य होने लगती है। ठीक है ना? और उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है। मतलब हम पहले कहें कि मातृभाषा थी जैसे परिवार में, ठीक है ना, और कई सारे परिवार मिले तो एक विशेष क्षेत्र में, ठीक है ना, क्या बनी? बोली।
फिर बोली के बाद उसमें साहित्य रचना हुई और उसका थोड़ा सा क्षेत्र विस्तार हुआ तो बनी उपभाषा या विभाषा। और उसके बाद और उसका क्षेत्र विस्तार हुआ और साहित्यकारों ने उसको और ज़्यादा लिखा, सर्वमान्य रूप प्रदान कर दिया तो वह कहलाने लगती है, फिर भाषा कहलाने लगती है। ठीक है ना। फिर इसका और अधिक विस्तार होगा तो फिर वो कहलाने लगेगी राजभाषा। और राजभाषा में क्या हो जाएगा कि सरकारी कामकाज की भाषा बनेगी। और फिर जो पूरे देश में उपयोग की जाने लगेगी उसे कहा जाएगा राष्ट्रभाषा। बिल्कुल क्रम से मातृभाषा, बोली, उपभाषा, भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है ना। इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, तो साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। जैसे खड़ी बोली हुई और बिजनौरी भाषा हुई। जैसे मान के चलिए कि अब हिंदी एक भाषा हो गई है, ठीक है ना, राजभाषा भी है, भाषा भी है। जैसे गुजराती भाषा है। अपने संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 क्या है, टोटल भाषा है, क्योंकि अब पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष में नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना। जैसे गुजराती हुई संपूर्ण गुजरात में बोली जाती है, मराठी हुई पूरे महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, इस प्रकार से कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। अब इसमें देखें, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो ये कुछ छोटा सा अंतर है, आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, कॉलम बनाते हुए। तो भाषा कई बोलियों से मिलकर के बनी होती है। एक भाषा में कई प्रकार की बोली होती हैं परंतु बोली स्वतंत्र होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है ना। तीसरा, भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब भाषा को लिखते हैं, ठीक है ना, उसको लिखित रूप देते हैं, लेकिन परंतु बोली को नहीं। मतलब बोली वैसे लिखी नहीं जाती, सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, उसमें कुछ सामान्य से शब्द, जैसे बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंडी बोली हो जाती है। ठीक है ना। कहीं बघेलखंड में बोली जाए तो बघेलखंडी बोली जाने वाली एक अलग होती है, जैसे काय, किते, का कर रहे, तो ऐसे शब्द लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, ये बोलचाल में होते हैं। कहीं बिलात बोला जाता है, बहुत सारे को बिलात बोलते हैं, कहीं मतको बोल देते हैं। ठीक है। कहीं भीड़ को और कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। तो भाषा को तो लिखित रूप प्रदान करने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु बोली को नहीं, मतलब बोली को लिखित रूप देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे है चौथा पॉइंट, भाषा के द्वारा साहित्य की रचना की जा सकती है परंतु बोली के द्वारा नहीं। ठीक है ना। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में नहीं होती है। पांचवा पॉइंट है, भाषा को राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं परंतु बोली को नहीं, मतलब बोली को यह सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक मान्यताएं प्राप्त नहीं होती हैं। छठवां पॉइंट है, भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है। भाई साहित्य की रचना करेंगे तो उसको तो व्याकरण सम्मत लिखने पड़ता है, बिल्कुल सही तरीके से लिखना है, परंतु बोली में नहीं। ठीक है ना। बोली में व्याकरण का प्रयोग आवश्यक नहीं है, करो तो अच्छी बात है लेकिन आवश्यक नहीं है। सातवां, भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। जितनी भाषाएं हैं 22, वह सारी की सारी राजभाषा है। ठीक है ना। परंतु बोली को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं होता। यह कुछ इसके अंतर हो गए। अच्छा, यही आपकी विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है ना। अलग अलग, जैसे भाषा की विशेषताएं लिखनी है तो भाषाओं की विशेषताएं लिख सकते हैं। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है, भाषा को राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक मान्यता प्राप्त होती है, भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है, भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है, इस प्रकार से। चलिए अब आगे चलते हैं मानक भाषा के ऊपर। मानक भाषा क्या है?
तो मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य का वह प्रतिनिधि एवं आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है ना। तो मानक भाषा क्या है? जहाँ शिक्षित वर्ग के लोग, मतलब किसी देश के या किसी राज्य के, ठीक है ना, शिक्षित वर्ग के लोग संपूर्ण प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, साहित्य में माने लेखन हो, व्यापारिक रूप में हो। ठीक है ना, जैसे व्यापार चलते हैं तो एक अच्छी खासी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नहीं कि भैया जो है तल दियो, जो है तल लियो, जो है तल लियो, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही तरीके से लिखित, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होती है तो उसमें एक विधिवत तरीके से होता है, वैज्ञानिक रूप से होता है, प्रशासनिक होता है। ठीक है ना, कार्य होते हैं तो उन्हें उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहा जाता है। जो राजभाषा होती है वो मानक भाषा होती है। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट आते हैं। यह राजभाषा और राष्ट्रभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इस पर तो आप लोग क्या कर लें? स्टार मार्क कर लें। राजभाषा, नाम ही है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। मतलब राज्य में जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। अतः तो राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा। अतः वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पर जो देश लिया, देश मतलब ऐसे नहीं कि भारत देश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ठीक है ना, भूटान, बांग्लादेश, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम देश के राज्य भी बोल सकते हैं, राज्य या प्रदेश। ठीक है ना, तो राज्य के कार्य, राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा किसी देश या राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा होती है जो समस्त राजकीय तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। मुख्य रूप से क्या होता है कि राजभाषा में प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, ऑफिशियल वर्क किया जाता है राजभाषा में। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा की कोई 2 विशेषताएं बताइए या 4 विशेषताएं बताइए। तो यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। सरकारी काम या प्रशासनिक कार्य इसी में होता है। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है। जैसे अपन हिंदी भाषी क्षेत्र में बोल रहे हैं तो हमारे क्षेत्र की राजभाषा हिंदी ही होगी। ऐसे नहीं कि गुजराती हो जाए या मराठी हो जाए, तमिल, तेलुगु। जहाँ तमिल वाले क्षेत्र के लिए राजकीय भाषा तमिल ही होगी, वहाँ हिंदी नहीं होगी। जैसे गुजरात की राजकीय भाषा गुजराती ही है। ठीक है ना, उस प्रकार से। अब तीसरा, कर के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। जो टैक्स वगैरह लगते हैं, जो शिक्षा दी जाती है, रेडियो में बोले जाता है, दूरदर्शन में, टीवी वगैरह में क्या प्रयोग किया जाता है? राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। जितने भी समाचार वगैरह आते हैं राजभाषा में ही दिए जाते हैं। चलिए आगे, अगला पॉइंट क्या है? अब आते हैं राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? तो जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे वह भाषा, जो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे या संपूर्ण राष्ट्र में बोली एवं समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है ना, क्या है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। वह प्रायः अधिकाधिक लोग, मन सर्वाधिक लोग, सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतम व्यक्ति वह बोल और समझ सकते हैं उस भाषा को। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश की राजभाषा होती है। ठीक है ना, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं है। अब हम जैसे भारत की बात करें तो भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना, लेकिन राष्ट्रभाषा एक भी नहीं है। सबसे ज़्यादा 8 राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन वह अभी भी राजभाषा है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है ना,
तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है ना। अब राष्ट्रभाषा की विशेषताएं क्या है। राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, माने बहुत से लोग उसको जानते और समझते हैं। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। चौथा, यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है। ठीक है ना। देश में शिक्षा एवं समाचार पत्रों की भाषा होती है। अगला पॉइंट क्या है, यही राजभाषा और संपर्क भाषा भी होती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा को राजभाषा कहा जा सकता है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हो सकती है, लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन समझें कि एक ये राष्ट्र है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस राष्ट्र में हमारे 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा मान लिया कि हमने हिंदी है। ठीक है ना। हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है और 1 2 और 3 जिलों की राजभाषा भी हिंदी है। 3 जिलों नहीं, सॉरी 3 प्रदेशों की, 3 राज्यों की राजभाषा भी हिंदी है। बाकी एक में तमिल बोली जाती है, एक में कन्नड़ बोली जाती है, एक में मान के चलिए गुजराती बोली जाती है। ठीक है ना। तो क्या पूरे राष्ट्र की भाषा तो हिंदी हो गई? क्या इस तमिल वाले क्षेत्र की राजभाषा हिंदी है? नहीं। ठीक है ना। तो हमने कहा राष्ट्रभाषा राजभाषा तो हो सकती है, जैसे इन क्षेत्रों की जो है वो हिंदी है। ठीक है ना। लेकिन राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। जैसे हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी यहाँ पर जैसे गुजराती है, तमिल है या कन्नड़ है, कुछ भी है, ये वाली भाषाएं राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है। जिसका क्षेत्र व्यापक होगा, जो पूरे देश में बोली जाएगी, वही राष्ट्रभाषा होगी। इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर देखें कि क्या अंतर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। पहला पॉइंट है राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। यह राजकाज की भाषा होती है। ठीक है। और राष्ट्रभाषा कैसा है? राष्ट्रभाषा एक स्वाभाविक तथा जन स्वीकृति से उत्पन्न शब्द है तथा यह जनता की भाषा है। मतलब संपूर्ण देश की अधिक से अधिक जनता ने किसी एक भाषा को अपनी स्वीकृति दे करके राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। लेकिन क्या है कि भारत में कोई भी राजभाषा नहीं है। जैसे हम कहें कि भारत में ये अपना मान लो कि एक छोटा सा भारत का नक्शा है, सही नहीं बना, लेकिन मान लें कि ये भारत है। तो उत्तर भारत में तो मान सकते हैं कि देखो, उत्तर भारत में यहाँ पर अधिकांश लोग क्या है, हिंदी समझने वाले हैं। यहाँ पर अधिकांश राज्यों की राजभाषा इंग्लिश है और नीचे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये जो दक्षिण भारत के लोग हैं, हिंदी को उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं। ठीक है ना। इसलिए इनकी स्वीकृति नहीं बनी, इसलिए हमारी जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। जबकि 8 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ठीक है ना। तो क्या राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है और राजकाज की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक होती है और जन स्वीकृति की भाषा होती है, यह जनता की भाषा होती है। दूसरा, राजभाषा में केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति होती है। इसका अधिकांशतः उपयोग केवल और केवल प्रशासनिक कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है। जबकि राष्ट्रभाषा में क्या होता है, राष्ट्र के समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति होती है, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे व्यापारिक रूप से हो, हर प्रकार से राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। अब राजभाषा की शब्दावली सीमित होती है। अब राजभाषा किसी राज्य विशेष की भाषा है तो उसकी शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत होती है, अधिक होती है। ठीक है। आगे बात करें तो राजभाषा नियमों से बंधी होती है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क होना है, प्रशासनिक कार्य होना है, तो उसको नियमबद्ध तरीके से चलना होता है। ठीक है ना। तो राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा की प्रकृति स्वतंत्र होती है। अगला पॉइंट है, राजभाषा का एक औपचारिक रूप है और राष्ट्रभाषा अनौपचारिक एवं स्वच्छंद होती है। ठीक है।
तो ये हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा कंप्लीट हुई। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना बने रहे उसके लिए थैंक यू। कृपया अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो हम वो आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, एक अच्छा टारगेट बनाएं कि मुझे कितना भी, चाहे 95% हो, 99% हो, 100% हो या 33% हो, कितना भी, जितना भी आप टारगेट बना लें, ठीक है ना, उस हिसाब से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।